दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम मरुस्थल तथा पवन और अन्य क्रियाओं द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीका की मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का अध्ययन किसने किया है? तो सही उत्तर है पसर्गे ने। दोस्तों पसर्गे ने अफ्रीका की मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का अध्ययन किया है। दोस्तों आप जान लीजिए कि पसर्गे ने वर्ष 1904 में और डेविस ने 1905 में कालाहारी मरुस्थल में स्थित इंसेलबर्ग के समीप सतह के अध्ययन के आधार पर यह बताया कि इंसेलबर्ग से युक्त समतल भाग मरुस्थलीय अपर्दन चक्र का अंतिम रूप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर पवनोढ़ मैदान, इंसेलबर्ग, छत्रकशिला और यार्डंग में से कौन पवन के अपर्दनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो उत्तर है पवनोढ़ मैदान। याद रखिएगा दोस्तों, पवनोढ़ मैदान ये पवन के अपर्दनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। पवन की अपर्दनात्मक क्रिया के द्वारा पवनोढ़ मैदान या लोयस मैदान का निर्माण नहीं होता है, बल्कि इसका निर्माण पवन की निक्षेप क्रिया यानी निक्षेपण के द्वारा होता है। पवन की अपर्दनात्मक क्रिया से जो उत्पन्न स्थल रूप हैं उसमें अपवाह बेसिन या वातगर्त, इंसेलबर्ग, छत्रकशिला, भूस्तंभ, जिवजेन, यार्डंग, ड्राई कांटर, जालीदार शिला, पुल और खिड़की हैं। जबकि पवन के निक्षेपणात्मक कार्यों में बालुका स्तूप, बरखान और लोयस के मैदान हैं। अगला प्रश्न है, इंसेलबर्ग, बरखान, ड्राई कांटर तथा गारा या छत्रकशिला में से कौन स्थलाकृति पवन के अपर्दनात्मक स्थल रूपों से संबंधित नहीं है? तो बरखान। दोस्तों याद रखिएगा, बरखान जो है ये पवन के अपर्दनात्मक नहीं बल्कि निक्षेपणात्मक रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूछत्रक, भूस्तंभ, छत्रकशिला, यार्डंग स्थलाकृतियाँ पवन अपर्दन से बनी हैं। इसमें से आपको बताना है कि भूछत्रक, भूस्तंभ, छत्रकशिला और यार्डंग स्थलाकृतियाँ ये पवन अपर्दन से इसमें से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनी हैं? तो याद रखिएगा ये तीनों ही स्थलाकृतियाँ पवन अपर्दन से बनी हैं। आप याद रखिएगा, पवन अपर्दन से इंसेलबर्ग, छत्रकशिला, भूस्तंभ, जिवजेन, यार्डंग, ड्राई कांटर, जालीदार शिला, पुल और खिड़की का निर्माण होता है। जिवगेन या जिवजेन बनता है किससे? तो मुलायम तथा कठोर चट्टानों के क्षैतिज परतों के बीच पवन अपघर्षण के द्वारा दोस्तों जिवगेन बनता है। याद रखिएगा, जिवगेन पवन से निर्मित स्थलाकृति है जो मुलायम तथा कठोर चट्टानों के क्षैतिज परतों के बीच पवन के अपघर्षण के द्वारा निर्मित होता है। तिपहल शिला यानी ड्राई कांटर, शिला जालक यानी स्टोल लैटिस, प्लाया और जिवजेन में से वायु द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक भूस्वरूप को अभिज्ञापित कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है स्थलाकृति पवन के निक्षेपणात्मक रूप से बनती है? तो ये है प्लाया। दोस्तों पवन की निक्षेप क्रिया के परिणाम स्वरूप बालुका स्तूप, बरखान, प्लाया, लोयस मैदान, नेबखा, उत्खात स्थलाकृति, पेडिमेंट आदि का निर्माण होता है। तो आप जान लीजिए प्लाया जो है ये पवन की निक्षेपणात्मक क्रिया के फलस्वरूप बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यार्डंग एक स्थलाकृति है। तो यार्डंग एक स्थलाकृति है वायुड़ भूदृश्य। तो याद रखिएगा, यार्डंग एक वायुड़ भूदृश्य स्थलाकृति है। इंसेलबर्ग शब्द जुड़ा हुआ है किससे? तो पवन संबंधी कार्यों से इंसेलबर्ग जुड़ा है। इंसेलबर्ग पवन के अपर्दनात्मक क्रिया के द्वारा बनने वाला स्थलाकृति है। अगला प्रश्न है, छत्रकशिला अपर्दन के किस कारक का प्रतिफल होता है? तो छत्रकशिला पवन के अपर्दन से बनता है। ड्राई कांटर किससे संबंधित है आपको बताना है। तो शुष्क स्थलाकृति से संबंधित है ड्राई कांटर।
ड्राई कांटर दोस्तों ये शुष्क स्थलाकृति से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जालीदार शिला यानी स्टोन लैटिस, बालू का स्तूप, तरंग चिन्ह और लोयस में से पवन के अपघर्षण कार्य द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो जालीदार शिला का निर्माण पवन के अपघर्षण से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप जान लीजिए। उष्ण शुष्क रेगिस्तानों में तीव्र वेग से चलने वाली पवन के मार्ग में पड़ने वाली शिलाओं पर अपघर्षण होने से कोमल शैल कण अलग हो जाते हैं, जिस कारण शिलाओं में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और इस तरह के छिद्रों से युक्त शैल को स्टोन लैटिस यानी जालक शैल कहते हैं। तो इस तरह पवन के अपघर्षण कार्य द्वारा जालीदार शिला या प्रस्तर जालकों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तर जालकों का निर्माण होता है तो पवन के अपर्दन के द्वारा। बालसन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बालसन जो है ये शुष्क स्थलाकृति से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बालसन जो है वो शुष्क स्थलाकृति से संबंधित है। रेगिस्तानी भागों में पर्वत से घिरी बेसिन को बालसन कहा जाता है। चारों तरफ से छोटी छोटी नदियां निकलकर बालसन में जाती हैं और जल के एकत्र होने से अल्पकालिक झीलों का निर्माण होता है। इसलिए बालसन जो है मरुस्थलीय स्थल रूप है जो शुष्क स्थलाकृति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो आटाकामा दक्षिण अमेरिका के चिली और पेरू में विस्तृत मरुस्थल है। ये विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है और ये मुख्यतः चिली साल्टपीटर यानी नाइट्रेट और तांबा भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दस्त ए लट, गोबी, लद्दाख और काराकुम में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? तो दस्त ए लट दोस्तों ये ठंडा रेगिस्तान नहीं है। दस्त ए लट ईरान के केरमान प्रांत में स्थित एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। ये एक उष्ण मरुस्थल है, जबकि गोबी, लद्दाख और काराकुम ये शीत रेगिस्तान हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि बरखान का पवनोन्मुखी ढाल तीव्र होता है। कारण है कि बरखान के शिखर पवन दिशा को इंगित करते हैं। तो बरखान का पवनोन्मुखी ढाल तीव्र होता है ये गलत है और बरखान के शिखर पवन दिशा को इंगित करते हैं सही है। तो ए गलत किंतु आर सही है। बरखान का पवनोन्मुखी ढाल जो है उत्तल होता है मंद तथा पवनोन्मुखी ढाल अवतल और तीव्र होता है। इसके शिखर की ओर पूर्ण विकसित दो सिंहें होती हैं जो कि पवन के चलने की दिशा में निकली रहती हैं। बरखान मध्य में सर्वाधिक ऊंचे होते हैं। इनका निर्माण उस समय होता है जब रेत की आपूर्ति तथा पवन का वेग दोनों समान हो। बरखान का शीर्ष भाग पवन की दिशा में, जिस दिशा की ओर से पवन चलती है, दो नुकीले शिरों में विभक्त हो जाता है जो पवन की दिशा को इंगित करते हैं। अगला है जलप्रपात गोखुर झील बरखान और वी आकार की घाटी में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? तो बरखान। दोस्तों आप जान लीजिए बरखान स्थलाकृति का संबंध पवन के कार्यों से है। ये पवन का निक्षेपण कार्य है, अतः बरखान का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है। जलप्रपात गोखुर झील वी आकार की घाटी आदि का संबंध नदी के अपर्दनात्मक कार्यों से होता है। तो याद रखिएगा बरखान का संबंध ये पवन से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टानों के समान सतह के ऊंचे उठे हुए टीले क्या कहलाते हैं? तो इनको इनसेल वर्ग या द्विपाभगिरी कहते हैं। विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से ऊंचे उठे हुए टीले द्विपाभगिरी या इनसेल वर्ग कहलाते हैं। मरुस्थलों में अपक्षय तथा अपर्दन के कारण कोमल शैल आसानी से कट जाती है, लेकिन कठोर शैल के अवशेष भाग ऊंचे ऊंचे टीले के रूप में बच जाते हैं। चूंकि बोर्नहार्ट ने इनसेल वर्ग के निर्माण की क्रिया का पता लगाने का कारण प्रारंभ किया गया था, इसलिए इनसेल वर्ग को बोर्नहार्ट भी कहा जाता है। और इनसेल वर्ग प्रायः गुंबदाकार हुआ करता है। इनका निर्माण ग्रेनाइट या नीच नामक चट्टानों के अपर्दन तथा अपक्षय से होता है। अगला प्रश्न है टैफोनी स्थलाकृतियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो दोस्तों टैफोनी स्थलाकृतियाँ मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में सिलिका युक्त बालुका पत्थर शैल पर रासायनिक अपक्षय से विकसित जो छिद्र होते हैं उनके जाल को टैफोनी कहते हैं। सही सुमेलन करना है घटक और स्थलाकृतियों का। नदी जल, दोस्तों नदी जल से गोखुर झील का निर्माण होता है, आप जान लीजिए। हिमनद से ड्रमलिन का, भूमिगत जल से लैपीज का और पवन से जिउगेन या जिउजेन का निर्माण होता है।
तो ये नदी जल से गोखुर झील, हिमनद से ड्रमलिन, भूमिगत जल से लैपीज और पवन से जियोजेन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन करना है। निक पॉइंट पुनर्युवन, घोलरंध्र, काष्ठ, अधिकेंद्र, भूकंप और जलोढ़ पंख ये नदियों से संबंधित है। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन करना है। तो सही सुमेलन इस प्रकार से है दोस्तों, आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थल रूप और प्रक्रिया। तो प्राकृतिक तटबंध जो है ये नदी द्वारा प्रक्रिया से बनता है, एस्कर हिम नदी से, और पैलजे ये काष्ठ की प्रक्रिया से, और बरखान वातोड़ या पवन से निर्मित स्थल रूप है। तो प्राकृतिक तटबंध क्या होता है? ये नदी का निक्षेपणात्मक स्थल रूप है। इसके अतिरिक्त अन्य स्वरूप जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, बाढ़ का मैदान और डेल्टा होते हैं। एस्कर तो हिमनदी निक्षेपणात्मक स्थल रूप एस्कर होता है। एस्कर के अन्य स्वरूप जो है हिमोड़ का मोरेन, ड्रमलिन, केम वेदिका, केटिल और हम्मक हैं। और पैलजे याद रखिएगा, पैलजे भूमिगत जल के अपर्दन से निर्मित स्थल रूप है। और बरखान पवन या वातोड़ के निक्षेपणात्मक स्थल रूप हैं। बरखान के अलावा बालुका स्तूप, लूनेट, लोयस, बजादा और प्लाया निक्षेप से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतृण गिरिका का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, सतृण गिरिका का संबंध परिहिमानी स्थलाकृति से है। और गिरिका सतह के ऊपर उठी हुई गांठ या टीला के रूप में होती है। जब इनका ऊपरी भाग नग्न होता है तो उसे भूगिरिका कहते हैं, जबकि ऊपरी सतह पर वनस्पति के आवरण होने पर सतृण गिरिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिहिमानी प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित गुंबदाकार लघु प्रकीर्ण पहाड़ियाँ पिंगो पाई जाती है कहाँ पर? तो पिंगो अलास्का में पाई जाती है। परिहिमानी प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित गुंबदाकार लघु प्रकीर्ण पहाड़ियाँ जो हैं ये पिंगो, या जिनको हाइड्रोलैकोलिथ कहा जाता है, ये अलास्का में पाई जाती हैं। इनकी ऊंचाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर मीटर तक होती है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है भू आकार और निर्माण कारक का। तो टोम्बोलो समुद्री लहरों से, श्रृंगपुच्छ हिमनद से, अवनमित कुंड सरिता से और सकंड भूमिगत जल से निर्मित भू आकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में पेडिमेंट और प्लाया के मध्य निक्षेप जनित मंद ढाल वाले मैदान को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों, शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में पेडिमेंट और प्लाया के मध्य निक्षेप जनित मंद ढाल वाले मैदान को बजाडा कहा जाता है। अगला है पिंगो एक एकाकी गुंबदाकार नीचा टीला पाया जाता है कहाँ पर? तो ये परिहिमानी क्षेत्र में पाया जाता है। पिंगो एक एस्किमो शब्द है जिसका प्रयोग बिखरी हुई गुंबदाकार छोटी छोटी पहाड़ियों और टीलों के लिए किया गया है। पिंगो अविच्छिन्न और विच्छिन्न दोनों प्रकार के परिहिमानी क्षेत्रों में मिलते हैं। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया के आर्कटिक प्रदेशों में पिंगो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला है भूजिह्वा कुश यानी हुक, अपतटी सोपान यानी ऑफशोर बेंचेज, अनूप या लैगून तथा कुंडलित रोधिका यानी लूप्ड बार में से समुद्री जल द्वारा अपर्दित भूरूप कौन सा है? तो ये है ऑफशोर बेंचेज। दोस्तों, अपतटी सोपान जो है ये समुद्री जल द्वारा अपर्दित भूरूप है। तो याद रखिएगा, अपतटी सोपान का निर्माण समुद्री जल के अपर्दन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मोनाड नाक और अपर्दनात्मक जलप्रपात में से कौन एक मूल स्थल रूप है? तो ये है ज्वालामुखी शंकु। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ज्वालामुखी शंकु मुख्य रूप से ज्वालामुखी का मूलभूत अंग होता है। ज्वालामुखी शंकु ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों जैसे गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े और धूल आदि के जमाव से बनता है। इसे ज्वालामुखी पर्वत का मूल स्थल रूप कहा जाता है। जबकि अवशिष्ट पर्वत, मेनोडनाक तथा अपर्दनात्मक जलप्रपात ये देश काल परिस्थितियों और विभिन्न कारकों के द्वारा विकृत स्थलाकृतियां हैं। तो सही उत्तर ज्वालामुखी शंकु हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने चूना पत्थर क्षेत्रों में कंदराओं के निर्माण के संक्षारण सिद्धांत का निर्माण किया था? तो C.A. मैलट ने। दोस्तों, चूना पत्थर के क्षेत्रों में कंदराओं के निर्माण के संक्षारण सिद्धांत C.A. मैलट ने दिया था। द्विचक्र सिद्धांत W.M. डेविस ने। भौम जलस्तर सिद्धांत A.C. स्विनरटन ने। और स्थैतिक जलमंडल सिद्धांत J.H. गार्डनर ने परिभाषित किया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भूवैज्ञानिक ने अंतःसागरीय भू आकृतियों के वर्गीकरण की प्रणाली स्थापित की थी? तो सही उत्तर है ब्रूस सी हेजिन ने। दोस्तों ब्रूस सी हेजिन ने अंतःसागरीय भू आकृतियों के वर्गीकरण की प्रणाली स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, हाल्डेनहैंग भू आकृतिक सीमांत पीडमांट्रैपेन और इंड्रम्प में कौन सा एक पिंक के स्थलाकृतिक विकास के मॉडल से संबंधित है? तो उत्तर है भू आकृतिक सीमांत पिंक के स्थलाकृतिक विकास के मॉडल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, भू आकृति और अपरदन के कारक। तो आप जान लीजिए दोस्तों, जो जीवजेन है ये पवन के अपरदन से, पोलजे भूमिगत जल के अपरदन से, केम हिमानी के अपरदन से और रैपिड्स बहते जल के अपरदन से निर्मित भू आकृति है। सही सुमेलन करना है। देखिए भू आकृति और अपरदन के कारक, तो आप देख सकते हैं प्राकृतिक तटबंध बहते हुए जल से, टेरा रोसा भूमिगत जल से, सर्क हिमानी से और इंसेलबर्ग पवन के अपरदन के कारण निर्मित भू आकृति है। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन करना है आपको। देखिए भू आकृति और अपरदन के अभिकारक द्वारा निर्मित, तो टिल मैदान हिमनद से, जल गर्तिका बहते हुए जल के अपरदन से, ह्यूम्स भूमिगत जल के अपरदन से और रिपल्स वायु के अपरदन से निर्मित स्थलाकृति है। भू आकृतिक स्पिट का निर्माण होता है कैसे? तो उत्तर है सागरी तरंग के द्वारा भू आकृति स्पिट का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा स्पिट का निर्माण सागरी तरंग के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में आपने मरुस्थल तथा पवन और अन्य क्रियाओं द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर के प्रश्नों को देखा है, जो आपके परीक्षा के लिए तैयारी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो का प्रयोग आप रिवीजन के लिए कर सकते हैं ताकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को रिवाइज कर सकें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।